कहा, रिपब्लिक में, गणतंत्र में आंदोलन का अधिकार संविधान ने दिया है। और मैं केवल एक चीज कहूंगा, माननीय संविधान पीठ ने 1973 में एक फैसला किया था हिम्मतलाल शाह के केस में कि आंदोलन में, प्रदर्शन में सरकार ना बाधा डाल सकती है, ना इस अधिकार से वंचित कर सकती है। यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, आर्टिकल 13 जो नागरिकों की रक्षा करता है स्टेट एक्शन से, प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, आर्टिकल 21 जो जीवन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इन अधिकारों को जस्टिसिएबल बनाया गया ताकि न्यायपालिकाएं निश्चित करें, आश्वस्त करें नागरिकों को कि उनके ये अधिकार महफूज है, सुरक्षित हैं। माननीय एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने 24 अप्रैल 1947 को एक पत्र लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसमें यह लिखा उनके शब्दों में, वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मेक दीज राइट्स जस्टिसिएबल। मैंने पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा, समय लगेगा। उसी से आर्टिकल 32 का जन्म हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी विषय पे नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के लिए जाने का अधिकार है। तो ये माननीय वल्लभ भाई पटेल जी को आप मानते हैं, पूरा देश मानता है। बहुत बड़ी सरदार सरोवर में मूर्ति लगाई, कृपा करके उनके आदर्शों का पालन करिए। ये हटा दे वो कटीले तार, वो ट्रेंचेस जो खोदी है बंद करिए, बैरियर्स हटाइए। आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का अंदाता आया है, उस पर यह जुल्म करना बंद करें, सम्मान करो। मैं अपील कर रहा हूं फिर आपसे, इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं, हम उसी इलाके से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झगड़े को बंद करें, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। संसद में अगले सत्र में सबसे बातचीत करके लाओ कानून, कमेटी को भेजो, वही अवसर देगा सबसे बात करने का। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक चीज कहूंगा, माननीय, मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी जो देश हित में आप करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करते, पर प्रजातंत्र में गलत निर्णय को चुनौती जरूर देंगे। बेहतर यह होता है कि जो भी राज्य में हो उसके पास जो भी सुझाव देने वाले हो, क्योंकि सारी बात बतानी चाहिए कि देश की परिस्थितियां ये हैं। तो मैं यही कहूंगा अंत में कि अगर अपने पास सच्ची बात बताने वाले, चाहे वो आलोचक भी हो, निंदक रहे, उनको नजदीक रखिए। अगर उनकी जगह चुगलखोर, चापलूस और चाटुकार ले लेंगे तो वहां बड़ा नुकसान होता है। मैं आग्रह करता हूं, कबीर के दोहे से, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। तो कृपा करके बात को सुने, आलोचना को भी सुने, और अगर विरोध है उसको प्रजातांत्रिक तरीके से देखे, जनता की आवाज को सुने। यही मौका है इस बात को आगे बढ़ने से रोके। आज जो यहां होता है वो पूरी दुनिया देखती है, जो हमारे पड़ोस के देश में होता है वो भी हम देखते हैं, चाहे वो रूस में हो, चाहे म्यांमार में। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आनंद जी। श्री शमशेर सिंह मनहास जी, माननीय शमशेर सिंह मनहास, लोकसभा। हाँ बोले आप, कृपया 15 मिनट का समय है आपके पास। खड़े होकर बोलना, नहीं आवाज नहीं आएगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय
के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम इसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। ये 21वीं सदी का भारत का सौभाग्य है कि देश का ऐसा नेतृत्व मिला है जो मानता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। देश में पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो कहती है कि हर सिर को पक्की छत मिले, हर बसावट को पक्की सड़क हो, सबको साफ पानी पीने का पानी मिले, सबको गैस मिले, सबको शौचालय मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको पोषण मिले, आदि आदि। क्षेत्र, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। हर योजना एक निश्चित लक्ष्य के साथ एक निश्चित टाइम फ्रेम में इनसे ज्यादातर लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, कुछ हासिल होने के करीब हैं। शुरुआती 5 साल में जो कुछ हुआ एक तरह से विकास की गाड़ी सर पर दौड़ाने के लिए रास्ता बनाने की तरह था, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी थी। बीच में वैश्विक महामारी कोरोना की स्पीड ब्रेकर का काम किया, लेकिन अब हम दोगुनी स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार हैं। देश का नेतृत्व भी ऐसे हाथों में है जो ना खुद हाथ पर हाथ धरे बैठेगा। तो अब हमारी यात्रा शुरू हो आत्मनिर्भर भारत की। इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबकी भूमिका तय है। सरकार हर क्षेत्र में उसकी क्षमता, दक्षता और कुशलता के अनुरूप इस भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश दुनिया की स्थापित मठाधीशों की बराबरी में आने की या उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, साजिशें शुरू होती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे षड्यंत्र होते हैं जो आगे बढ़ने वाले देश की रफ्तार को रोकने की कोशिश करते हैं। समस्याओं का जाल बुना जाता है, फर्जी, काल्पनिक, गैर जरूरी मुद्दे खड़े कर देश को अलग अलग क्षेत्रों में, समुदायों में असंतोष उत्पन्न करने की कोशिश होती है। मौजूदा परिदृश्य में मैं उसी तरह की साजिशें भारत के खिलाफ होते हुए देख रहा हूं। क्षमा करें, मुझे ये कहने का कोई हिचक नहीं। हमारे देश में एक जमात उस साजिश में सहयोग कर रही है। साथियों, एक बात अवश्य मैं कहना चाहूंगा, मैं जिस प्रदेश में आया हूं उस प्रदेश की थोड़ी सी भूमिका आपके समक्ष में रखने का प्रयास जरूर करूंगा। पूरा भारत 1947 में देश आजाद हुआ था, किंतु जम्मू कश्मीर हमारा प्रदेश उस समय गुलाम नहीं था। महाराजा हरि सिंह जी की हुकूमत थी, वहां हुकूमत ठीक ठाक से चल रही थी, किंतु उस देश को किस प्रकार से, किन हाथों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाकर किस प्रकार जिनके धारा 370 लगाकर देश को अलग थलग दिखाने का प्रयास किया गया। अगर उन दोनों में दोस्ती ना होती तो ये देश भी जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे जगह 563 रियासतें एक ही झटके में एक साथ मिला दी थी, ये देश भी उसी के साथ मिलता। ये धारा 370 की वजह से हमें पाकिस्तान द्वारा, बाकी देशों द्वारा जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए वो हम सब ने देखे हैं। अभी हमारे आदरणीय नंद शर्मा जी बोल रहे थे, हम तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकते, देश की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि 1953 के पहले कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत थी? वहां पे 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान हुआ करते थे।
निशान 2 यानी कि तिरंगा जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं था। जब भारत का संविधान वहां पे एंटर नहीं था, वहां का यानी कि प्रधानमंत्री वहां का अलग होता था और भारत पूरे देश का अलग होता था। क्या ये रचना यानी कि किसने रची? क्या उस समय के प्रधानमंत्री इस चीज को तोड़ नहीं सकते थे? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 563 रियासतों को जोड़ सकते थे तो जम्मू कश्मीर को भी जोड़ सकते थे। उन्होंने जोड़ने का भरपूर प्रयास भी किया, किंतु नेहरू जी द्वारा ये कहा गया आप जम्मू कश्मीर को हाथ मत लगाइए, बाकी मैं सारा से देख लूंगा। वो देखने की बारी ये आई कि पूरा जम्मू कश्मीर जिस प्रकार आंदोलन हुआ, पूज्य पंडित प्रवीण डोगरा जी द्वारा नेतृत्व दिया गया और देश जन के जिस प्रकार हमारा आगे बढ़ा, वो प्रदेश आगे बढ़ा, प्रदेश एकत्रित हुआ और प्रदेश को आखिरकार 1953 तक लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। वहां हमारे यानी के सैकड़ों नौजवान शहीद हुए, हमारे यानी के लाखों के हिसाब से लोग जिनके सड़कों पर सोए रहते थे, लाखों के हिसाब से इस प्रकार आंदोलन में दिन रात जो ये बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ होती है, बर्फ को उनको लटाया जाता, यात्राएं दी जाती थी। किस प्रकार? किस लिए कि एक हाथ में संविधान होता था, एक हाथ में विधान होता था, एक हाथ में ये कि तिरंगा होता था। क्या निशान और विधान की लड़ाई जम्मू कश्मीर में आसानी से प्राप्त नहीं की? उन्होंने बढ़ के जिस प्रकार का प्रयास किया, जिस प्रकार की यात्राएं सहन की, जिस प्रकार की शहादत दी, तब तक कर कि ये जम्मू कश्मीर 1953 में केवल मात्र एक चीज के लिए केवल हमें प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री तो मिला, लेकिन संविधान और निशान हमें तब नहीं मिला। जे विधान और निशान ये हमें कब मिला? हम पिछले के सत्र में बैठे हुए थे 5 अगस्त 1919 को, जब धारा 370 समाप्त करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इनके संकल्प करते थी कि हम भारत के साथ इस जम्मू कश्मीर को पूरी तरह विलय करने के पक्ष में हैं। उन्हीं के जिनके एक मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो काम करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जिस प्रकार से इनके जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए, एक बार तो वो जम्मू कश्मीर गए, पहली बार जाने के बाद वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जिस प्रकार दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में जाने के लिए अपने हाथ में आपको वीजा लेना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर आप ऐसे नहीं जा सकते थे। आज यहाँ के तुरंत यहाँ पे बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, जहाज में बैठेंगे, तुरंत ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। पहले आप जा नहीं सकते थे, आपको रोका जाता, आपका परमिट बनाया जाता, परमिट बनने के बाद आप जम्मू कश्मीर में घूम सकते थे, अन्यथा जम्मू कश्मीर में आप जा नहीं सकते थे कहीं नहीं। आज जिस प्रकार माता वैष्णो देवी जाने के लिए लाखों लोग जाते हैं दर्शनों के लिए, अमरनाथ की यात्रा जाने के लिए लाखों लोग जाते हैं, कश्मीर में एक हम कहें पर्यटक हमारे वो इनके हजारों के हिसाब से जाते हैं। वो ऐसे किस प्रकार से जा रहे हैं, ये किनकी बदौलत जा रहे हैं? ये केवल और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर आंदोलन उस समय ना हुआ होता तो हम आसानी से जा नहीं सकते थे। इसलिए हमने भरपूर प्रयास करके जिस प्रकार का वो हालात बनाए, और बनाने के बाद जिनके 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधानों को खत्म करने के उपरांत एक विधान होगा पूरे देश में, एक निशान होगा पूरे देश में, एक जिनके इस प्रकार तीनों चीजों को एक करने का प्रयास जिस प्रकार से हमने किया वो हम सब जानते हैं, ये हमने सुना होगा। क्योंकि हम कहते हैं हर समय आलाप होता है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को जानने का प्रयास तो कीजिए कि जम्मू कश्मीर है क्या चीज। ये आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक श्रेणी की रियासत होती थी और एक रियासत जिनके महाराजा हरि सिंह इसके हुक्मरान थे। और अगर आज देखा जाए तो कम से सबसे बड़ा क्षेत्र 2/3 क्षेत्र जो है वो लद्दाख का है, और इसमें जिनके कम क्षेत्र जिनके अगर पड़ता था तो वो जम्मू का था, और बहुत सा छोटा सा क्षेत्र जो है वो कश्मीर का है। केवल मात्र कश्मीरियत को खुश करने के लिए वहां पे जिनके क्यों ना जिनके भेदभाव पक्षपात की नीति उभरी, उसका कारण क्या रहा कि हमेशा 1947 से लेकर
तक जितने भी जन के अपने जन के मुख्यमंत्री रहे, चाहे शेख अब्दुल्ला रहे होंगे, चाहे बख्शी गुलाम अहमद रहे होंगे, चाहे जन के मुफ्ती महबूबा रही होगी, चाहे बिल है ने उन्होंने पास करने दे इत्थे बहस चल रही सी। मैनू मान है मेरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मैनू मौका दिता एज ए लीड स्पीकर गल करन दा। मैं उस टाइम भी ये गल दा जिक्र कीता सी कि जेडे बिल ने एक किसानां दे डेथ दे वारंट्स ने ते कोई भी जेड़ा हिंदुस्तान च रहन वाला मेरा वीर है वो किसानां दे डेथ वारंटां ते दस्तखत नहीं करेगा। तुसी वेखो, तुसी उदों गल नहीं मन्नी। साडा हक सी, सारी ओपोजिशन मंगदी सी कि बुनियादी हक जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता सानू डिवीजन दा, इत्थे वोटिंग कराई जाए। तुहाडी उस टाइम भी जेड़ी सरकार दी मंशा सी वो सही नहीं सी। तुसी धोखे दे नाल, तुसी धोखाधड़ी दे नाल जल्दी दे विच कानून बनाना चाहते सी, क्योंकि कुछ जेड़े अमीर आदमी सी, वड्डे कॉरपोरेट हाउसेस सी, उन्होंने तुसी बेनिफिट देना चाहते सी। तुसी काले सी। कोरोना दे विच मैनूं हैरानी है, सारी दुनिया जूझ रही है कोरोना दे नाल, साडा देश जूझ रहा कोरोना नाल। 2 वक्त की रोटी गरीब लोगों को नहीं मिल रही। साडी माइग्रेंट लेबर बेचारी पैदल साइकिलों से बिहार, उत्तराखंड, यूपी वाल जा रही है। गवर्नमेंट को कोई प्रबंध नहीं उन्होंने वापस कर लेंदा। उस टाइम एक चोर दरवाजे के जरिए, बैकडोर के जरिए ऑर्डिनेंसां दे रूप दे विच ये लैके आए। ये मैनूं पहले दसे सरकार, ये ऑर्डिनेंसेस लियाउण दी लोड़ की सी? जे असीं 71 साल 72 साल इन्हां कानूनां दी इंतजार कर सकते सी ते 6 महीने होर क्यों नहीं सी कीती जा सकती? इसे गल कारण अज मोदी साहब तुहाडी सरकार ते पंजाब दे, हरियाणे दे, वेस्टर्न यूपी दे, राजस्थान ते बाहर दे किसानां दा फेथ नहीं है, यकीन नहीं है। उन्होंने पता है चंद पूंजीपतियां दे बेनिफिट वास्ते कानून लेके आए ने, ये किसानों दे बेनिफिट वास्ते, किसानों दे हक दे कानून नहीं ने। एक होर मैं तुहानूं दसदा मैं इस हाउस दे विच किसी पोलीटिकल पार्टी दे आज जिन्ने किसान यूनियंस बैठियां किसी लीडर दे कहण ते लोक नहीं आए। ये जन अंदोलन है। हर घर दे विच अपने आप लोगों ने अपने ट्रैक्टरों में डीजल पाया। हर पंजाब के किसान ने फी एकड़ 500 रुपया इकट्ठा करके ये सारे किसान यूनियन के लीडर्स नूं दिता। मैनू अफसोस है इस हाउस च कहना पैंदा। मनोज जी 1971 दे विच बांग्लादेश की लड़ाई दे विच असीं 93,000 पाकिस्तानियां नूं एज वॉर प्रिजनर्स लिया। 2 साल असीं उन्हां नूं रोटी भी दिती, पानी भी दिता, बैडिंग भी दिती, लॉजिंग भी दिती। अज असीं अपने किसान वीरां नूं बिजली कर दी, अज असीं इंटरनेट कर दिता, असीं अज उन्हां तों पानी कर दिता, असीं उत्थे दोबारा बार्ब्ड वायर्स ऐ लगा दित्तियां जिस तरह 1960 दे विच बर्लिन वॉर बनाई जा रही है, एक वॉर प्रिजन बनाया जा रहा है। अफसोस ना कहना पैंदा है दुनिया की सारे वड्डी डेमोक्रेसी है। ये चीज़ां अफगानिस्तान विच वेखियां सी, ये चीज़ां इराक दे विच सदाम हुसैन दे वेले वेखियां सी, ये लिबिया दे विच कर्नल गद्दाफी वेले वेखियां सी, ये युगांडा दे विच इदी मीन वेले वेखियां सी, ये महात्मा गांधी दे देश च कदी किसी ने सपने विच भी नहीं वेखियां जो साडे किसान वीरां नाल हो रहा। साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडे बच्चे समेत अज दिल्ली दे बार्डरां ते बैठियां ने। तुसी उत्थे ਉਹ रूप दिता जिस तरह कॉन्सनट्रेशन कैंप्स ਨੂੰ देना ਹੁੰਦਾ। कल 12 पार्टियां के लीडर गाजीपुर गए, पुलिस ने अंदर नहीं जान देते। किस किस्म की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान? पार्लियामेंट सैशन इन ऑपरेशन होए, तुसी पार्लियामेंट लीडर्स ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ इजाजत ना दो, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डेमोक्रेसी कहने। तुसी बिल है ने उन्होंने पास करने दे इत्थे बहस चल रही सी। मैनू मान है मेरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मैनू मौका दिता एज ए लीड स्पीकर गल करन दा। मैं उस टाइम भी ये गल दा जिक्र कीता सी कि जेडे बिल ने एक किसानां दे डेथ दे वारंट्स ने ते कोई भी जेड़ा हिंदुस्तान च रहन वाला मेरा वीर है वो किसानां दे डेथ वारंटां ते दस्तखत नहीं करेगा। तुसी वेखो, तुसी उदों गल नहीं मन्नी। साडा हक सी, सारी ओपोजिशन मंगदी सी कि बुनियादी हक जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता सानू डिवीजन दा, इत्थे वोटिंग कराई जाए। तुहाडी उस टाइम भी जेड़ी सरकार दी मंशा सी वो सही नहीं सी। तुसी धोखे दे नाल, तुसी धोखाधड़ी दे नाल
जल्दी दे विच कानून बनाना चाहते सी, क्योंकि कुछ ਜਿਹੜੇ अमीर आदमी सी, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ कोरोना ਨਾਲ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, यूपी वाल जा रही है। गवर्नमेंट को कोई प्रबंध नहीं उन्होंने वापस कर लेंदा। उस टाइम एक चोर दरवाजे के जरिए, बैकडोर के जरिए ऑर्डिनेंसां दे रूप दे विच ये लेके आए। ये मैनू पहले दसे सरकार, ये ऑर्डिनेंसेस लियाउण दी लोड़ की सी? जे असीं 71 साल 72 साल इन्हां कानूनां दी इंतजार कर सकते सी ते 6 महीने होर क्यों नहीं सी कीती जा सकती? इसे गल कारण अज मोदी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਵੈਸਟਰਨ यूपी ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੋਜ ਜੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोटी भी दिती, पानी भी दिता, बैडिंग भी दिती, लॉजिंग भी दिती। आज असी अपने किसान वीरां नूं बिजली कर दी, आज असी इंटरनेट कर दिता, असी आज उन्हां तों पानी कर दिता, असी उत्थे तवारा बाप वायर्स ऐ लगा दित्तियां जिस 1960 दे विच बर्लिन वॉर बनाई जा रही है, एक वॉर प्रिजन बनाया जा रहा। अफसोस ना कहना पैंदा है, दुनिया की सारे वड्डी डेमोक्रेसी है। ये चीज़ां अफगानिस्तान विच वेखियां सी, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੁਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੀ ਮੀਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ गाजीपुर गए, पुलिस ने अंदर नहीं जान देते। किस किस्म की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान? पार्लियामेंट सैशन इन ऑपरेशन होए, तुसी पार्लियामेंट लीडर्स ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ इजाजत ना दो, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डेमोक्रेसी कहने। अगर परिस्थिति उस गांव में जहां पर कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, जो लोग आजादी के बाद 7 दशकों से भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनना चाहते थे, हिस्सा बने हुए थे, लेकिन भारतीय गणतंत्र वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के शासन को, नरेंद्र मोदी जी को जानना है तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से बाहर निकलकर कोंगथोंग, कालाहांडी जाना पड़ेगा और वहां जाकर नरेंद्र मोदी की क्या शख्सियत है इसे समझना पड़ेगा। अब तक गणतंत्र के साथ तंत्र हावी था, गण नीचे था। मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिसने पूरे देश में एक अधिष्ठान परिवर्तन कर दिया। कहा जाता है कि चावल का एक दाना पके हुए और कच्चे चावल का की प्रकृति बताता है। इस देश में 1954 में पद्म अवार्ड शुरू किया गया था। क्या दूसरे नंबर पर बुलाना? यह उस स्थिति में शुरू किया गया था जब संविधान सभा ने राय बहादुर और खान बहादुर के टाइटल को समाप्त कर दिया था। फंडामेंटल राइट्स में 16(1) लागू करके हमारे बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 1954 में हमारी सरकार ने सोचा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में ऐसा काम करते हैं जिससे समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का संवर्धन हो, ऐसे लोगों को टाइटल नहीं अवार्ड देना चाहिए। लेकिन 55 से लेकर 1969 तक जो हुआ
मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, टिप्पणी करना अनुचित होगा। उसके कारण कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 15 साल रहे महासचिव और सोशलिस्ट नेता जेबी कृपलानी को 1969 में पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाना पड़ा, प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ा, कंफर्मेंट ऑफ डेकोरेशन ऑफ पर्सन एवोल्यूशन अवार्ड, एवोल्यूशन बिल। उन्होंने तर्क दिया, निजी प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर आप लोगों को यह अवार्ड देते हैं जो कि इस देश का अपमान है, इस देश के नागरिकों का अपमान है। यद्यपि बिल डिफीट हुआ, लेकिन परंपराएं चलती रही। निजी प्रतिबद्धता और निजी आकांक्षाओं, निजी संबंधों के आधार पर अवार्ड देते रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। जो परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन यदि विपक्ष के दिल को नहीं छू रहा है तो मैं मानूंगा वह असंवेदनशील दिल है। यह वह पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी के भूपेश गुप्ता, जब प्रधानमंत्री अच्छा काम नेहरू जी कर रहे थे तो भूपेश गुप्ता जी ने नेहरू जी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। तो इतनी प्रशंसा विपक्ष ने की कि गंगा शरण सिंह जी कांग्रेस के थे, नेहरू जी के मित्र थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास विष्णु सहस्त्र नाम है, दूसरा नेहरू सहस्त्र नाम की जरूरत नहीं। यह विपक्ष और सरकार का संबंध होता था। जहां सरकारें गलत करेंगे वहां आप आलोचना कीजिए, हम आलोचना स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां सरकारें राष्ट्र की अस्मिता को स्थापित करती हैं, गणतंत्र को पुनः रिसरेक्ट करती है, वहां पर अब सरकार को कटघरे में खड़ा। ये लक्ष्मी कुट्टी जी कौन है केरल की? ये चुटनी देवी जी कौन है? ये राधे देवी मणिपुर की कौन है? ये पप्पा मल तमिलनाडु की कौन है? ये राधे देवी, चुटनी देवी, पप्पा मल देवी और बिहार का दिलीप कुमार सिंह। 92 साल की आयु है, 92 ईयर्स की आयु है। 1954 में विदेश से स्वास्थ्य की शिक्षा लेकर आए और जीवन भर गांव में गरीबों की सेवा करते रहे। अपनी मेडिकल की उपाधियों को उन्होंने पैसे अर्जन में नहीं दिया। भारत का गणतंत्र नई दिल्ली उस भागलपुर के दिलीप कुमार सिंह में 2021 में पहुंची। लक्ष्मी कुट्टी जी के पास 2016 में पहुंची। तो तंत्र जो गण पर हावी था अब गणतंत्र पर हावी है। यह नरेंद्र मोदी जी का वह अधिष्ठान परिवर्तन है जिसे विपक्ष को सराहना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं तो सिर्फ चावल के दाने आपको दे रहा हूं। यदि आप महिलाओं से जाकर देखिए, एक ही दाना निकालकर देखते हैं चावल पका है या नहीं पका। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। इस विपक्ष की पर मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। इस समकालीन विपक्ष की स्थिति क्या है? डार्क ट्रूथ एंड व्हाइट लाइज। आप उस सिम्टम से निकलिए। जब तक आप डार्क ट्रूथ में फंसे रहेंगे और व्हाइट लाइज बोलते रहेंगे, जनता में आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। आप हमें लोकतंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बुद्धिजीवियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मैं थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं। मैं इमरजेंसी की बात नहीं करूंगा, वो तो सब हम जानते। आजादी के बाद 1958 में पहला कानून क्या बना? 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। 1969 में क्या बना? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1971 में क्या बना? जो हम सब जानते हैं, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1980 में क्या बना? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1985 में क्या बना? टाडा। और ज्ञानी जय सिंह जी नहीं होते, मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जय सिंह जी को नतमस्तक होना चाहता हूं। उन्होंने अपनी ही सरकार के पोस्टल बिल अमेंडमेंट को रोक दिया, जिसमें कह रही थी कि हम पोस्ट ऑफिस से गुजरने वाली हर चिट्ठी को पढ़ने का अधिकार रखते हैं। लाने की कोशिश की और आप हमें कह रहे हैं टाडा के अंतर्गत 53,000 लोगों को जेल में डाला गया, 53,000 लोगों को।
7 साल बाद सिर्फ 434 लोगों को सजा मिली थी। एक और घटना का जिक्र करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 1949 की घटना है। हम सब ने तीसरी कसम फिल्म देखी होगी, मैं तो नहीं देखा लेकिन मैं जानता हूं। उसके गायक हैं मजहूर सुल्तानपुरी। वो दुनिया बनाने वाले तूने कैसी दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गाना कहां लिखा गया? ये जेल के अंदर गाना लिखा गया। राज कपूर मजहूर सुल्तानपुरी से जेल के अंदर गए गाना लिखवाने के लिए। क्या हुआ था? बंबई के मिल मजदूरों के बीच में भाषण करते हुए मजहूर सुल्तानपुरी ने सिर्फ यही तो आलोचना की थी कॉमनवेल्थ के की सदस्यता क्यों ले रहे हैं। तब जनसंघ से लेकर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहमति थी कि उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत जब हम रहे हम कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं बनेंगे। मजहूर सुल्तानपुरी ने तो यही कहा था। मन में जहर डॉलर का लेकर, मन में जहर डॉलर का बसा है, यही तो कहा था। और उनकी सरकार की आने के बाद समर्थन मूल्य जबरदस्त बढ़ा दी। सच्चाई ये है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फसलों का समर्थन मूल्य 219% तक बढ़ाया। इसके विपरीत मोदी सरकार के समय में जो मुख्य फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है, जैसे धान और गेहूं का समर्थन मूल्य को मात्र 41% और 42% बढ़ाया गया। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास ये पूरा लिस्ट है, यानी आपके समय में कितना किया और ये पैडी को आपने यूपी 1 और यूपी 2 में हमें कितना % दिया और आपके जमाने में। अगर 2-3 ही पढ़ता हूं क्योंकि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आपको मालूम है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट लंबी होने से, पैडी कॉमन यूपीए 1 में 10.92, यूपीए 2 में 8.9 बढ़ोतरी और एनडीए में 4.30, पैडी 11.50 ग्रेड 1 और 8.93 और एनडीए गवर्नमेंट में 4.27, ज्वार 11.58। माननीय उपसभापति महोदय, नहीं मैंने उनको बता दिया था सभापति महोदय को। माइक, हाँ तो इन्होंने उनको चलाना पड़ेगा ना। बात हुई थी सभापति महोदय से। ये माइक की क्या बात हुई थी? सभापति महोदय को बता दिया, पीछे वाला माइक पहले सूचित कर दिया था क्योंकि कागज इधर पड़े हैं, उनके पीछे जगह नहीं है। चलिए, हमने तो सभापति को सूचना दे दी। ये सूचना है, क्या स्थिति है? माइक ऑन हो सकता है? माननीय सभापति को चेयरमैन साहब को मालूम है जी, करा रहे हैं जी। ठीक, हमारा कागज इधर पड़ा है। नहीं करेगा, राकेश जी, ये इस पे मैं भूल के गया था, कागज सारे इधर पड़े हैं। चेयरमैन को साहब को बताने के बाद में ठीक हो तो गलत नहीं है। चेयरमैन साहब को सूचना है, इधर सूचना, हमारे कागज इधर पड़े हैं, किताब इधर पड़ी है। सूचना दी है भैया। प्लीज आनंद जी को बोल रहे जी आप, प्लीज। ठीक है, बोले कहा ऐसा मैं तो कह रहा हूँ, व्यवस्था की बात है। जी जी, अब समय अब शुरू करिए जी। हाँ ठीक है, अब से शुरू करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लाया गया, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य की चर्चा आवश्यक है।
ये कोरोना महामारी जो 102 साल के बाद विश्व में संकट आया, एक अभूतपूर्व संकट पूरे दुनिया के लिए, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ, दुनिया का हर देश प्रभावित हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में इस चुनौती का सामना किया। इसमें चाहे केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, राज्यों के शासन और प्रशासन, उनने मिलकर संकट का सामना किया था। ये कोई एक दल, एक सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने इस चुनौती को स्वीकारा था। जब देश एक तरफ इस महामारी से जूझ रहा, दूसरा एक बड़ा आर्थिक संकट जो गहरा हो गया इस महामारी में। माननीय, कोविड से पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे। पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है, और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से, अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं संघर्ष के अंदर। मैं श्रद्धांजलि भारत के डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को भी देता हूं। हम अपनी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन अफसर और कर्मचारियों को भी देते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को जिस घटना की जांच होनी चाहिए कि वो कैसी हुई, जैसे बाजवा साहब ने कहा था, जिनको उसमें जो जख्मी हुए हैं, किसी को यह अधिकार नहीं कि जो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन पे किसी तरह का हमला हो, चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है, माननीय, अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। इस अभिभाषण के अंदर जो हम बड़े दावे करते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा कितना दर्जा है, हमारी आवाज कितनी है, होनी चाहिए इस बड़े देश की, पर कोई भारत की विदेश नीति की चर्चा नहीं है। आप वैश्विक नेता हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पड़ोस तक का जिक्र नहीं है, जहां हम अलग थलग पड़ गए हैं। बेहतर होता ईमानदारी से इस पे चर्चा होती। कोई चर्चा नहीं। महामारी की उपलब्धि तो बता दी, पर प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर वर्कर, जो अचानक लॉकडाउन के बाद लाखों लोग परेशान हो गए, पैदल चलने पर मजबूर हो गए, रेलगाड़ी चली गई, बसें नहीं चली, सैकड़ों लोग मर गए। वो हृदय विदारक दृश्य, जहां एक अपनी मरी हुई माता का एक छोटा बच्चा कंबल उतारता है रेलवे स्टेशन पे, गाड़ियां कहां की कहां चली गई, कोई जिक्र नहीं उनके बारे में। ये संवेदनहीनता की बात है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। कहना चाहिए था कि हमको दर्द है, हमको तकलीफ। मैं आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि अचानक आई महामारी,
दुनिया का कोई देश तैयार नहीं था। मैं इस पे ना राजनीति करता हूं, ना इस पे आरोप प्रत्यारोप करता हूं। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, यह ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे, यह ना अनिवार्य है, ना स्वीकार्य है, ना संभव है, ना कभी होगा। अगर हो तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहेंगे। जनता का हक है कि वो अन्याय और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। सभापति महोदय, आप सब स्वयं इन विषयों से जुड़े घटनाक्रमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने उस दिन कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत साथियों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि कितने सत्याग्रह हुए किसानों के। मान्य, कुछ लोग कहते हैं वो अलग विषय था। कोई आज हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को नील की खेती करने को कह दिया, पर किसान पे जब अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, देश खड़ा होता है उसके साथ, ये भूलना नहीं चाहिए। जब अपनी सरकार है आजाद हिंदुस्तान में, इनकी बात को सुनो। भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, हमें गर्व है। कैसे बना? यह संकल्प राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल ने किया, अन्य बड़े नेता हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत लंबी सूची है। यह हमारी पहचान है इस देश की। लोग हमारा सम्मान इसलिए करते हैं, बड़ी फौजी शक्ति नहीं थे 1950 में, हम बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं थे, पर इसलिए भारत का सम्मान था। भारत की सोच समावेशी, सबको अपनाने की, हमारी चिंतन, हमारा दर्शन, जिसका इसमें चर्चा है, दो शब्दों से नहीं, ग्रहण करिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। आज हमारा बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में क्या पहचान बना लिया? वी हैव बिकम द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। प्रथम नंबर है हमारा। किसी और का हो समझ में आता है। मानिए, बेहतर होगा कि स्थिति सुधारने का। एक जिक्र आया इकोनॉमी के बारे में, बजट पे चर्चा होगी, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर यह मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, उसके लिए जो सरकार ने दिया है, जो दावा किया है, वो सही नहीं। वित्त मंत्री ने तो कह दिया कि 28 लाख, ये सितंबर महीने का बयान, 28 लाख रुपया स्टिमुलस में दे दिया। वास्तविक क्या है 28 लाख करोड़। मैं आपको बताता हूं, मेरा कागज रह गया आगे। 28 लाख करोड़, पर वास्तविकता है 28,000 करोड़। वास्तविकता है भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है, जो लोगों के पास गया, जो लगभग 0.073% भारत की जीडीपी का है। आप तो ऐसा बताते हैं कि आपने वो कर दिया जो दुनिया के दूसरे देशों ने नहीं किया। माननीय उपसभापति महोदय,
नहीं मैंने इनको बता दिया था सभापति महोदय को। जो माइक, हाँ, तो इन्होंने उनको चलाना पड़ेगा ना, बात हुई थी सभापति महोदय से। ये माइक की क्या बात हुई थी? सभापति महोदय को बता दिया, पीछे वाला माइक मैंने पहले दिया। सूचित कर दिया था, क्योंकि कागज इधर पड़े हैं, उनके पीछे जगह नहीं है। चलिए, हमने तो सभापति को सूचना दे दी। ये सूचना है, क्या स्थिति है? मैंने दे माइक दी ऑन हो थी। सकता है? माननीय सभापति को, चेयरमैन साहब को मालूम है। जी करा रहे हैं जी, ठीक। हमारा कागज इधर पड़ा है। नहीं करेगा। ये राकेश जी, ये इस पे मैं भूल के गया था, कागज सारे इधर पड़े हैं। चेयरमैन को साहब को बताने के बाद ना ठीक हो तो गलत नहीं है। चेयरमैन साहब को सूचना, इधर सूचना, हमारे कागज इधर पड़े हैं, किताब इधर पड़ी है। अब सूचना दी है भैया, प्लीज आनंद जी को बोलने दीजिए आप, प्लीज। ठीक है, वो देखा ऐसा मैं तो कह रहा हूँ, व्यवस्था की बात है। जी जी, अब समय अब शुरू करिए। जी हाँ ठीक है, अब से शुरू करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लाया गया, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य की चर्चा आवश्यक है। ये कोरोना महामारी जो 102 साल के बाद विश्व में संकट आया, एक अभूतपूर्व संकट पूरे दुनिया के लिए, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ, दुनिया का